इसकी शुरुआत में दिखाते हैं कि यूनसुप हानयुन को पकड़ के उसे पूछताछ करने के लिए रूम में लेकर जाती है। ताइजू भी भागता हुआ कोर्ट पहुंच जाता है। यूनसुप कहती है कि उसके पेरेंट्स यहाँ नहीं आएंगे क्योंकि वे अब यूएस में रहते हैं। उसके फादर बिजनेसमैन हैं और मदर एक बुटीक चलाती है। उनकी तरफ से एक लो कंपनी हानयुन का ध्यान रखती है। जब उसकी लॉयर वहां पहुंचती है तो वो पहले ही समझ गई थी कि एक नाबालिग को इस वक्त पूछताछ करने के लिए यूनसुप ही बुला सकती है। वे दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे। यूनसुप हानयुन से पूछती है कि क्या तुम सेओंग्यू को जानती हो। हानयुन मना कर देती है कि वो उसे नहीं जानती। फिर यूनसुप उसे दोनों की कॉल रिकॉर्ड्स दिखाती है और उन्होंने एक दूसरे को कई बार कॉल किया था और मर्डर के दिन भी हानयुन ने सेओंग्यू को कई बार फ़ोन किया था। हानयुन इन सब के बारे में कुछ नहीं बोलती। यूनसुप उससे कहती है कि सेओंग्यू को खास सज़ा नहीं होगी क्योंकि उसकी उम्र 13 साल है, लेकिन तुम उससे बड़ी हो, इसलिए जो अपराध तुमने किया है उसके हिसाब से तुम्हें कम से कम 20 साल की जेल हो सकती है। जब वे हानयुन को उस दिन की लिफ्ट की फुटेज दिखाते हैं तब भी वो कुछ नहीं बोलती। उसके पहले रिकॉर्ड्स में लिखा हुआ था कि उसके ऊपर 3 साल तक निगरानी रखी गई थी, लेकिन उसके बिहेवियर में कोई भी बदलाव नहीं आया था। वो आज भी पहले जैसी ही होती है। दरअसल वो पहले भी कोई गुनाह कर चुकी थी जिसके लिए वो 2 साल बाल सुधार गृह में भी रही थी। इसके बाद वे हानयुन को अपनी कस्टडी में ले लेते हैं। अगले दिन जब जज कांग ऑफिस आते हैं तो उनका स्टाफ उन्हें सब कुछ बता देता है कि जो भी कल रात हुआ था उसके बारे में। जज कांग ताइजू के ऊपर काफ़ी गुस्सा करते हैं कि उसने यूनसुप का साथ दिया था। तभी उनके ऑफिस में वो भी पहुंच जाती है, लेकिन इस बार वो जज कांग से कह देती है कि वो लड़की एक अपराधी है। अगर पुलिस इस केस में कुछ भी नहीं कर पाएगी तो कम से कम उन्हें तो इस केस में जीहू के कत्ल करने वालों को जेल होनी ही चाहिए। अगर उन्हें अभी नहीं रोका गया तो वे आगे जाके पता नहीं कितने मासूमों को ऐसे ही मार देंगे, इसलिए उन्हें सबक सिखाना उनका ही काम है। ये सारी बात जज कांग को अभी अच्छे समझ में आ जाती है कि यूनसुप ने जो भी किया वो सही था। इसके बाद यूनसुप ताइजू को सेओंग्यू की मां के पास जाने के लिए कहती है ताकि वो अपने बेटे को सच बोलने के लिए मना सके। ऑफिस में एक स्टाफ सेओंग्यू के सोशल अकाउंट चैट के रिकॉर्ड लेकर आता है जिसमें उसने हानयुन से ही बात की थी। उन दोनों की चैट देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वे दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब हो, मतलब कि एक दूसरे को पसंद करते हों। उधर ताइजू सेओंग्यू की मां से मिलने जाता है। उसके बेटे की वजह से उसकी मां की पहली वाली नौकरी भी चली गई थी, इसलिए वो घर पे जाके बच्चों को पढ़ाती है। वो उनसे कहता है कि आपको अपने बेटे से बात करनी चाहिए ताकि वो सच बोल दे। वो उन्हें बता देता है कि उस दिन मौका वारदात पर हानयुन नाम की लड़की भी थी जो इस मर्डर में शामिल है। ऑफिस आने के बाद ताइजू देखता है कि यूनसुप काम करते हुए अपने डेस्क पे ही सो गई थी। तभी उसकी आंख खुल गई और वो उन्हें घर पे जाके आराम करने के लिए कहता है। पहले ताइजू उन्हें पार्टी देने के लिए एक जगह पर लेकर जाता है क्योंकि अभी तक यूनसुप का ठीक से वेलकम भी नहीं हुआ था और उनके ऊपर इस केस की जिम्मेदारी आ गई थी। ताइजू उनसे पूछता है कि आप यहाँ पर क्यों आई हैं, जबकि जुवेनाइल कोर्ट की जज की कोई भी वैल्यू नहीं होती। अगर आगे जाके वो अपना लॉ ऑफिस भी खोलती है तो वहाँ भी उनका ये एक्सपीरियंस काम नहीं आएगा। तो फिर उन्होंने ये विभाग क्यों चुना। इस पर यूनसुप कुछ नहीं कहती और वो बिना कुछ खाए पिए ही चली जाती है। अगले दिन ऑफिस में जज कांग भी इस केस में उनके साथ होते हैं क्योंकि ये मामला बाल अपराध का होता है, तो इस केस में उन्हें खुद इसकी सुनवाई करनी होती है। हानयुन के लॉयर ने ये बात मीडिया वालों को बता दी थी कि कैसे एक आधी रात को एक नाबालिग लड़की से यूनसुप नाम की जज ने पूछताछ की, लेकिन यहाँ पर सवाल उनके बिहेवियर के लिए उठता है। दरअसल वो किसी भी बच्चे के लिए हमदर्दी नहीं दिखा दी। जो बच्चे गुनाह करते हैं उनके प्रति उसका बिहेवियर बहुत स्ट्रिक्ट होता है और यूनसुप बिना वारंट के ही हानयुन को अपने साथ लेकर गई थी। न्यूज़ में ये सब देखकर वो समझ जाती है कि ये हानयुन की लॉयर ने ही किया था क्योंकि वो कॉलेज टाइम से ही ऐसी थी। वहाँ पर भी वो यूनसुप को बदनाम करने के लिए ऐसे ही चालें चला करती थी। यूनसुप उससे कहती है कि ना तो तुम मुझसे पहले जीत पाई थी और ना ही अब जीत पाओगी। ऑफिस में जज कांग फिर से यूनसुप के ऊपर काफ़ी गुस्सा करते हैं क्योंकि उसने एक नाबालिग लड़की से बिना किसी की सहमति के पूछताछ जो की थी। इसके लिए जज कांग को चीफ जस्टिस ने अपने पास बुलाया था। कांग उन दोनों से कहता है कि अब ये केस ताइजू संभालेंगे और यूनसुप ताइजू को असिस्ट करेगी।
यूसुफ अपनी गलती मानती है कि जो उसने किया था वो सही नहीं था, इसलिए मीडिया में उसके ऊपर सवाल उठाए गए थे। तभी उनका एक स्टाफ यूसुफ से कहता है कि जुवेनाइल केंद्र से फ़ोन आया है और सोंग्यू कुछ कबूल करना चाहता है। अगले दिन इस केस की सुनवाई होती है और सारी मीडिया की नज़र भी इस केस के ऊपर ही होती है। हायुन के पेरेंट्स अब भी कोर्ट में नहीं आए थे, जैसे उन्हें अपनी बेटी कोई चिंता ही नहीं थी। सोंग्यू की माँ तो कोर्ट में पहले ही आ गई थी और वहाँ पर जीहू के पेरेंट्स भी होते हैं। अब सोंग्यू का लॉयर उसकी बात जज के सामने रखता है तो वो उनसे कहता है कि सोंग्यू इस मर्डर में शामिल नहीं था, उसने बस इसे बढ़ावा दिया था। जब तक हान्युन ने उसके घर पर जीहू का मर्डर नहीं किया था, तब तक उसे यही लग रहा था कि जो वे कर रहे हैं वो सिर्फ एक मजाक है। ताइजू हान्युन से पूछता है कि मर्डर के बाद उसने सोंग्यू से ये सब क्यों पूछा, मतलब कि वो जिंदा है क्या उसने सीसीटीवी फुटेज चेक किया क्या? ये सब सवाल उसने सोंग्यू से क्यों किए थे? इस बारे में हान्युन कुछ भी नहीं कहती। फिर ताइजू उन दोनों के सोशल मीडिया के चैट को दिखाते हैं। उन दोनों के चैट और कॉल रिकॉर्ड से ये पता चलता है कि जीहू को बहला फुसलाकर हान्युन सोंग्यू के फ्लैट पर लेकर गई थी और उन दोनों ने पहले ही इसके मर्डर की प्लानिंग कर ली थी। हान्युन के लॉयर उसके डॉक्टर को बुलाती है। दरअसल उसका एग्रेसिव नेचर था और उसे भ्रम के दौरे ही पड़ते हैं। अगर कोई उसे हाथ भी लगा देता तो वो उसके ऊपर हमला कर देती थी, इसलिए उसका इलाज आज भी चल रहा था। उसकी लॉयर पूरी तरह ये साबित करने में लगी हुई थी कि हान्युन ने जीहू का मर्डर अपने होश में नहीं किया था। दोनों पक्षों की बात सुन के जज कांग इस केस का फैसला 1 घंटे में सुनाने के लिए कहते हैं। जब वे तीनों जज ऑफिस में आते हैं तो यूसुफ उनसे कहती है कि उन दोनों अपराधियों से अलग अलग पूछताछ करनी चाहिए, तभी वे एक दूसरे का सच बता पाएंगे। यूसुफ सोंग्यू को उसके फ़ोन का चार्जिंग केबल दिखाती है। उसी केबल से जीहू का गला घोटा गया था। सोंग्यू कहता है कि उसने हान्युन को जीहू को मारते हुए नहीं देखा था, लेकिन जब वो जीहू के पास गया था तब वो मर चुका था। उसने हान्युन के ऊपर काफ़ी गुस्सा भी किया था क्योंकि उसने जीहू को मार दिया था। वो उससे कहती है कि हम दोनों बच जाएंगे, बस जैसा वो कहे सोंग्यू को वैसा ही करने के लिए कहती है। हान्युन ने ही केबल से अपनी उंगलियों के निशान मिटा के सोंग्यू के निशान लगा दिए थे। यहाँ पे सोंग्यू तो सच बोलता है, लेकिन हान्युन अब भी सच नहीं बोल रही थी। वो कहती है कि सांग्यू ने ही जीहू की बॉडी के टुकड़े करने के लिए कहा था और उसने ही उसके पार्ट्स को कचरे में छुपाने के लिए कहा था। ये सब सुन के सोंग्यू का दिमाग सनक जाता है। वो गुस्से में सब कुछ बोल देता है कि सारी प्लानिंग हान्युन की ही थी। जब उसने जीहू को मारा था तो वो पागलों की तरह हंस रही थी। उसने तो उसे सरेंडर करने के लिए भी कहा था, लेकिन हान्युन ने उसकी बात नहीं मानी थी। उन दोनों की बातें सुनकर जीहू की माँ दोनों को चुप रहने के लिए कहती है, क्योंकि उससे अपने बेटे की ऐसी हालत के बारे में नहीं सुना जा रहा था। वो जज से रिक्वेस्ट करती है कि जिसने भी उसके बेटे को मारा है उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि आगे जाकर दोबारा ये सब ना हो जो उसके बेटे जीहू के साथ में हुआ था। सबकी दलीलें सुनने के बाद जज कांग हान्युन को पूरे 20 साल की सजा सुनाते हैं और सोंग्यू को 2 साल के लिए बाल सुधार केंद्र में रखने के लिए कहते हैं। हान्युन अपनी सजा सुनकर अपनी लॉयर के ऊपर ही काफ़ी गुस्सा करने लग जाती है। केस खत्म होने के बाद ताइजू को दोनों बच्चों के लिए अफसोस होता है। उसे लगता है कि सजा मिलने के बाद भी क्या वे दोनों अपने आप को सुधार पाएंगे या नहीं। यूसुफ उससे कहती है कि ये सब उसके पेरेंट्स की वजह से हुआ है। जब वे ही अपने बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं देते तो वे क्राइम का रास्ता चुन लेते हैं। अगर वे अपने बच्चों को ये एहसास दिलाए कि उन्होंने गलत काम किया है तो शायद वे सुधर जाएं, लेकिन पेरेंट्स हमेशा अपने बच्चों का ही सपोर्ट किया करते हैं और यहाँ तो हान्युन के पेरेंट्स उसकी सुनवाई में भी नहीं आए थे। उधर जब सोंग्यू की माँ घर पे जाती है तो वो अपने घर पर खून के निशान देखती है। तब जाके उसको समझ में आता है कि उसने भी इस खून में हान्युन का साथ दिया था। बेशक उसने खून ना किया हो, लेकिन उसने जीहू की बॉडी के साथ जो भी किया था उसमें उसने हान्युन का साथ दिया था। वो बहुत ज़्यादा रोती है। उसे महसूस हो गया था कि सब उसकी ही गलती है। उसे अपने बेटे के ऊपर ध्यान देना चाहिए था। यूसुफ अब भी अपने ऑफिस में अगले केस की फाइल को देखती रहती है और वो बहुत ज़्यादा थक भी चुकी थी। तभी दिखाते हैं कि एक लड़की जो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी, वो कोर्ट के बाहर पहुंच के वहां के गेट को नॉक करना शुरू कर देती है और यहीं पे यह एपिसोड खत्म होता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड की वीडियो में। थैंक यू।